हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन विवाद का कुछ हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अभी कुछ दिनों से काका बाइडेन और चाचा बोजो ने भी अपनी प्रीचिंग्स शुरू कर दी हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंडियाज रेस्पॉन्स इज शेकी एंड दिस एंड दैट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये खुद तो यूरोप वाले खुद तेल लेना बंद नहीं करेंगे रशिया से, लेकिन इंडिया को जाके सिखाएंगे कि इंडिया क्यों नहीं बोल रहा है रशिया के खिलाफ। भैया, रशिया यूक्रेन मैटर से हमारा लेना देना ही क्या। ना हम रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, ना यूक्रेन से। हमने युद्ध की निंदा की। युद्ध नहीं होना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। मोदी जी ने ये बात कही, उन्होंने प्रयास भी किए। अब और चाहते क्या हो, हम जाके लड़ लें उनसे। और जहां तक बात है काका बाइडेन तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। इफ यू गाइस रिमेम्बर, उनका एक वीडियो आया था, उसमें वो शायद प्रेस को एड्रेस कर रहे थे और प्रेस को एड्रेस करते हुए पीछे से एक आइसक्रीम की गाड़ी जाती है। कैन यू बिलीव इट? गाड़ी की आवाज सुनते ही काका जी निकल लिए पीछे पीछे। और चाचा बोजो का तो क्या ही कहें, उनके तो अपने अलग ही पार्टी गेट चल रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट हैपेंस ना, वेस्ट में लोगों की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी, मतलब अब मैं वीक कहूँ या थोड़ी डिफरेंट होती है। दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स दैट वेल। जो हल्ला मचाए, बड़ी बड़ी बातें करे, बड़े बड़े जार्गन्स यूज करे, दे जस्ट टेंड टू फॉलो देम। और वेस्ट का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एकेडमिया है, वो एक तरह से फुल ऑफ लेफ्टिस्ट है। इसीलिए आप देखेंगे वेस्ट में लेफ्ट का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंग्लैंड हो, यूएस हो, कोई भी जगह आप देख लीजिए। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ बोजो वीक है, वहां बाइडेन वीक है। दोनों को कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि पब्लिक उनमें इंटरेस्ट लेती रहे। तो वो बाहर जाके कहीं किसी को भाषण देंगे, कहीं ज्ञान देंगे, कहीं 2-4 हमले करा देंगे और फिर वहां पहुंचेंगे कि अरे हम तो शांति दूत हैं। शायद इसी की एक कड़ी है जहां वो इंडिया को आके प्रीच कर रहे हैं। पर इंडिया ने भी करारा जवाब दिया है। इसको साफ और थोड़ा ब्लंट शब्दों में बोले ना, तो इंडिया ने ये कहा है कि बेटा अपनी हद में रहो, औकात में रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम हमारे मैटर्स में इंटरफियर करो। हमको क्या करना है हमको पता है। ये तो था जो मैं सोचती हूँ। अब अजीत जी इस पे क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। रूस यूक्रेन विवाद के बीच भारत पर, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, यूएसए हो या और भी पश्चिमी देश हो जैसे जर्मनी है, इटली है, ये सब लगातार ज्ञान दे रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए और रूस से सारे संबंध खत्म करने चाहिए। अब इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो हिल रहा है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्डर है क्या? भारत क्यों रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहता? और पश्चिमी देशों की जो ये ज्ञानवाणी चल रही है वो महज एक दोगलापन है, क्योंकि सारा का सारा यूरोप अभी भी अपना मेजर एनर्जी का डिमांड जो भी है, जो भी तेल है और गैस है, वो रूस से ही खरीद रहा है। उस पे सैंक्शंस इन लोगों ने नहीं लगाए। लेकिन भारत को ये बोल रहे हैं कि आप जो है रूस से सारे संबंध तोड़ लीजिए और रूस की भर्त्सना कीजिए, निंदा कीजिए, जैसे कि हम कर रहे हैं। अब इन सब में देखा जाए तो रूस और यूक्रेन विवाद में भारत का कोई हाथ नहीं है। ना हमारी सीमा लगती है, ना ही यूक्रेन से हमारा कुछ उस तरह का व्यापारिक संबंध है। इसमें फिर भी भारत को सिर्फ इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि एक राइजिंग वर्ल्ड पावर है और उसको भी अगर यूएस का साथ मिल जाएगा तो रूस पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। पश्चिमी देशों के इन्हीं दोगलेपन पर और क्यों वेस्ट को चीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत को अभी जो रुपया रूबल एक व्यापार करने की बातें चल रही है उसको लेके या रूस को आइसोलेट करने पे, जो कि अमेरिका के संदर्भ में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन उससे बड़ा थ्रेट है। इन्हीं सारे मुद्दों पर कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस तरह से एक कॉलोनियल एम्पायर जो था ये और वाइट सुप्रीमेसिज्म जो है उसी का एक बदला हुआ रूप है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। सबसे पहले चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा कि रूस यूक्रेन विवाद है क्या।
हालांकि मैं यह मानकर चलता हूं कि आप अगर यह चैनल देखते हैं या बाकी भी अखबार पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी तो होगी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। क्यों हमला किया? क्योंकि यूक्रेन ने नाटो के साथ मिलकर या पश्चिमी देशों और यूएस की शाह पर एक तरह से रूस के लिए सुरक्षा की मतलब उनके लिए सुरक्षा के लिए कंसर्न्स खड़े कर दिए थे। रूस का कहना था कि आप नाटो के साथ नहीं मिल सकते क्योंकि उसमें अमेरिकन फोर्सेज रहेंगे और चूंकि रूस की सीमा यूक्रेन से मिलती है तो वहां तक अमेरिका की एक तरह से प्रेजेंस हो जाएगी और वो पूरी तरह से रूस के लिए सुरक्षा में एक संकट पैदा हो जाएगा। तो ये बात थी। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो इस बैकिंग पर कि अगर रूस उनके ऊपर हमला करता है तो ये लोग नाटो वाले ट्रूप्स भेजेंगे या उनको नाटो की सदस्यता मिल जाएगी, इस चक्कर में उन्होंने रूस की बातें नहीं मानी और फिर कन्फ्लिक्ट शुरू होता है और उसके बाद से ये फुल स्केल वॉर जो है लगभग 40 दिन होने को आए हैं, ये लगातार अब चलता जा रहा है। ये हो गया बैकग्राउंड। अब इसमें क्या है कि पश्चिमी देश वो चूँकि पूरा का पूरा यूरोप है एक तरह से लामबंद रहता है अभी भी अमेरिका के साथ, और अमेरिका के अपने देश में बाइडेन को लेके जो उसकी लोकप्रियता में हानि हुई है, कोविड क्राइसिस को वो मैनेज नहीं कर पाया, कभी सोया पाता जाता है, उसकी सारी नीतियां खास करके चीन को लेके इतनी हिली हुई थी कि उसके पास सिवाय इस तरह का एक प्रोपेगेंडा या कह लीजिए कि एक ऐसी परिस्थिति चुनने को वो विवश हो गया जहाँ पे दिखे कि और जिस बात से पूरा का पूरा अमेरिका एक साथ खड़ा हो जाता है वो होता है रूस को एक एग्रेसर के रूप में दिखाना। और उसके बाद वो लगातार सैंक्शंस दिखा के कि नहीं हम जो है बहुत ही महान राष्ट्रपति हैं, मैं जो है सख्त डिसीजंस ले सकता हूँ। इस चक्कर में उन्होंने रूस के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाए और बाकी पश्चिमी देशों से भी उस पर सैंक्शंस लगवाए। अब ज़ेलेंस्की की प्रतीक्षा यह थी कि उसे बाकी देशों की सेनाएं मिलेंगी, वो जो जाके लड़ेंगे, और अब वो इस स्थिति में आ गया है कि आपने देखा होगा कि उसके किसान हैं या वर्कर्स हैं, इस तरह के लोग, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, ब्यूटी क्वीन हैं, ये सारे लोग जो है लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अब इससे आगे की बात जो है कि आखिर पश्चिमी देश इस तरह से क्यों कर रहे हैं और भारत को ज्ञान क्यों दिया जा रहा है लगातार। एक बात कहते हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्डर को एक थ्रेट है रूस का एग्रेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो वो एक तरह से आप इस तरह देखें कि थ्योरेटिकली वो क्या है। थ्योरेटिकली ये यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसमें ढेर सारे लगभग 200 के करीब राष्ट्र हैं और इन सब के बीच जब, और सारी स्वायत्त संस्थाएं हैं एक तरह से कि वो अपने नियम कानून बना सकती हैं, वो अपने हिसाब से चल सकती हैं। अब इसी में क्या होता है, चूँकि हर एक छोटे से छोटा राष्ट्र और बड़े से बड़ा राष्ट्र एक ही तरह की स्वायत्तता जो है इंजॉय करता है, तो ऐसे में अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए कि एक राष्ट्र ने दूसरे पर हमला कर दिया या डकैती कर ली, उसका कुछ मतलब कोई टेक्नोलॉजी चोरी हो गई, स्पाइंग हो रहा है, तब क्या होगा? तब बात आती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे देशों पे एक तरह से लगाम लगा सके। तो उसी को इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। ये थ्योरी है। ऑर्डर मतलब एक तरह से व्यवस्था बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय एक विश्व व्यवस्था बनी रहे और इसमें कोई नीचे जाए या ऊपर जाए तो उसमें एक संतुलन बनाया जा सके। अब लेकिन ये एक्चुअल में क्या है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर? एक्चुअल में ये गोरे लोगों का ये एक ऐसा ढकोसला है, क्योंकि 1940 के दशक के बाद से लगातार इनकी औपनिवेशिक जो शक्तियां थी, ये लोग चाहे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारे जो कॉलोनीज बनाए हुए थे हर जगह पे, इन लोगों को एक तरह से अचानक से इनका रिसोर्स जो था, ये जो डकैतियां डाल रहे थे भारत जैसे राष्ट्रों में, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उस समय हुआ करती थी, उस सब से इतर अचानक से इनके पास रिसोर्स का लॉस होता है। रिसोर्स का ही लॉस नहीं होता है, ये पहले राज चलाया करते थे, अब कैसे चलाएंगे जब सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं? तब इन्होंने ये एक झुंझुना बनाया इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का, क्योंकि पैसों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे समृद्ध यही थे, क्योंकि अभी नई नई डकैतियाँ डाली थी इन्होंने बाकी राष्ट्रों में, अपने खजाने भरे थे। लंदन के घरों के जो छतें हैं काठ वाली और जो फ्लोर्स हैं वो शिमला की लकड़ियों के बने हुए हैं। इतना तक इन लोगों ने लूटा है।
और फिर ये इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। तो इन लोगों ने ये बनाया कि जो वैश्विक शक्तियां हैं वो तय करेंगी, उनके पास वीटो पावर होगा कि कौन क्या कहाँ पे कर रहा है। तो इसको इन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, जिसमें से पूरा का पूरा अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसको हटा दिया, एशिया को पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया। एशिया में कोई नहीं इनके इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा। हाँ, जापान को आप ले सकते हैं, लेकिन जापान का प्रभुत्व कितना है वो हम सब जानते हैं। उसके बाद फिर इसमें मूलतः यूरोप की शक्तियां, उत्तरी अमेरिका में सिर्फ यूएसए हो गया, और हाँ कनाडा है, लेकिन कनाडा की भी उस तरह से चलती नहीं, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये लोग तय करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसको ये लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसमें लगभग विश्व के 80% राष्ट्र जो है उसका हिस्सा नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। ये एक तरह से वही है कि उपनिवेशवाद को किस तरह से इन्होंने एक्सटेंड किया एक तरह से, कि ये हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे, हमारे प्रभाव के वृत्त में रहे, कि हम इनको डिक्टेट कर सके कि तुम्हारे यहाँ सरकार कौन सी होगी। और उसी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का आप देखिए कि रूस यूक्रेन पे कर रहा है तो ये एग्रेशन हो गया, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये हो गया। उससे ज़्यादा हत्याएं अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने करवाई हैं, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस, उससे ज़्यादा रेजीम चेंजेज, सब में यूएस का हाथ रहता है जो लीड करता है। और उनका सपोर्ट कौन करता है? यही सारे राष्ट्र जो अभी भारत को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये वाइट प्रिविलेज का और वाइट सुप्रीमेसिज्म जो है कि हमारी चमड़ी गोरी है तो हम जो है तुमको डिक्टेट करेंगे, पहले भी करते थे आज भी, इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का एक मतलब नया रूप, ये एक नई परिभाषा जो गढ़ी गई है वो दी गई है। अब क्या है कि भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं ये लोग, और धमकी किस तरह से दे रहे हैं? अभी जो लेटेस्ट है वो डिप्टी एनएसए जो है अमेरिका के, वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने खुल्ला ये धमकी दी कि चीन ने अगर तुम पर हमला किया, तुम्हें बचाने कौन आएगा? रूस नहीं आएगा। अमेरिका ने ये धमकी दी, ब्रिटेन भी धमका चुका है कि तुम्हें साथ होना चाहिए, तुम्हें जो है डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए। जर्मनी बोल चुका है, इटली बोल चुका है। ये सारे लोग, ये जो वाइज गाय जिसको बोलते हैं ना, कि अपने आप को ये स्वघोषित बुद्धिजीवी ये लोग हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति क्या होगी। एक इंडिपेंडेंट नेशन को, एक स्वायत्त राष्ट्र को, जो संप्रभु राष्ट्र है, उसको ये लोग डिक्टेट कर रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं, चूँकि ये हमसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये गोरे तो हैं ही। यूरोपीय देश चाहते हैं कि हम उन्हीं की बात मान। अभी बाइडेन ने भी एक विचित्र सा स्टेटमेंट दिया। एक तो उसने स्टेटमेंट रूस के खिलाफ दिया था कि पुतिन को लगभग एक गाली दी थी और कहा कि ही मस्ट गो, मतलब यूएस चाह रहा था कि रेजिम चेंज हो इस तरह से। और बाद में ये लोग फिर आए, उनके जो भी व्हाइट हाउस के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, मतलब तुम्हारा बिल्कुल वही था और वो सबको दिख रहा है। उसी तरह से भारत को भी ये लगातार, एक बार नहीं, बाइडेन ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडियाज कंडीशन इज मतलब पोजीशन इज शेकी, ऐसे करके उन्होंने बोला है। एक बार नहीं, कई बार बोला है। ये लोग चाहते हैं कि, और ये लोग एक तरह स्तब्ध हैं कि आखिर भारत उनकी सुन क्यों नहीं रहा है। क्योंकि पिछले बार तो एक बार इंदिरा गांधी ने नहीं सुनी थी उसकी बात, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग तो गर्दन झुका के जी सर ही करते रहे। तो ये यूरोपीय देशों के लिए और अमेरिका के लिए एक अचंभित करने वाली बात है कि भारत आखिर उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा है और वो रूस के साथ खड़ा क्यों है। वैसे भारत रूस के साथ, शास्त्री जी ने उनके गेहूं भी लौटा दिए, लेकिन उसने यूएन के जितने वोट हुए हैं उसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, सब में एब्सटेन किया। मतलब वो एक अपनी अलग बैलेंस टाइप का, संतुलित भारत की अपनी नीति है और उसको वो फॉलो कर रहा है कि हम कंडेम नहीं करेंगे, हम रूस का भी पक्ष देखते हैं, हम सिर्फ यूक्रेन का पक्ष नहीं देखते हैं। तो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हुई है उस पर ठीक है, उस पर हम मानते हैं कि हाँ हुई है, उसकी हम भर्त्सना भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम सीधा रूस को एग्रेसर इसलिए नहीं मानेंगे कि तुम भी मानते हो। हम जानते हैं कि रूस के कंसर्न्स क्या है, और हम जब इस तरह से दो देशों के जो उनके बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हैं या वॉर हैं
उसमें हम सिर्फ इसलिए नाक नहीं घुसेड़ेंगे क्योंकि तुम कह रहे हो, ये उनका है, और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी उन देशों के साथ किस तरह के संबंध रहे, व्यापारिक हैं, सामरिक संबंध हैं और ऐतिहासिक संबंध हैं। ये जो ज्ञान दे के ये पूरी तरह से भारत को ये लोग आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जगह की जनता को ये लोग अपने देशों में भारत को एक तरह से ऐसे दिखा रहे हैं कि ये तो एग्रेसर के साथ हैं। इस तरह से प्रॉप अप की जा रही भारत की छवि, इस तरह से ख़राब करने की कोशिश हो रही है इन राष्ट्रों में कि वहाँ के लोग एक्चुअल में लिख रहे हैं जाके सोशल मीडिया पे, और आपको न्यूज़ में मिलेगा कि भारत कैसे मतलब एक अत्याचारी, आतताई ऐसे राष्ट्र के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। तो भारत के खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है। अब बात यह है कि मैं आगे अभी चर्चा करूंगा कि भारत रूस के साथ क्यों है, और रुपया रूबल संबंध क्या है, डॉलर इकोनॉमी को कैसे थ्रेटन कर रहा है ये। उससे पहले एक चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि वेस्ट हो या यूएस हो, इनके लिए रूस उतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितना ये हमेशा ट्रेडिशनली दिखाते रहते हैं। रूस कोल्ड वार तक उस तरह का एक पावर था, डिसइंटीग्रेशन होता है रूस का, सोवियत से वो सिर्फ रूस रह जाता है, राष्ट्र अलग जो है 15-16 बनते हैं। अब क्या एक छोटी अर्थव्यवस्था रूस अमेरिका के सामने, और जिसका पॉपुलेशन उसका हाफ है और पॉपुलेशन डिप्लीट ही हो रहा है, उस मायने में भी क्या वो अमेरिका के लिए उतना बड़ा थ्रेट है जितना कि एक $15 ट्रिलियन की इकॉनमी, जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इतना रखे हो, सबसे ज़्यादा डेट जो है चीन ने ही दिया हुआ है अमेरिका को। तो और चीन के जिस तरह से टैक्टिक्स रहे हैं वो देखिए कि क्लासिकली अमेरिका जिस तरह से अपनी दादागिरी करता था उसी को ये फॉलो करता जा रहा है। अमेरिका जैसे कहीं भी जाके हमला कर देता है, कोई थ्रेट नहीं, कोई सैंक्शन नहीं, कुछ नहीं होता है। तो चीन भी वही कर रहा है। साउथ चाइना सी में देखिए वो क्या कर रहा है, फिलीपींस से उसके विवाद चल रहे हैं, वियतनाम से विवाद है, जापान जो है उससे विवाद है। उस पूरे क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं चीन जो है विवाद पैदा किया। ये तो सिर्फ मैंने समुद्र की बात की है, समुद्री सीमाओं की। उसके बाद आप देखें कि वो CPEC बना के जो एक भारत का जो हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, उसमें वो पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या कर रहा है, गलवान में क्या किया, डोकलाम में क्या किया, लद्दाख में क्या किया, अक्साई चीन में क्या चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, तिब्बत को उसने ये किया हुआ है, ताइवान को वो अपना कहता है। ये क्लासिकल US टाइप का ही है। और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, AI वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी भविष्य के युद्ध तय करेगा, भविष्य की नीतियां एक तरह से राष्ट्रों की तय करेगा, उसमें चीन अमेरिका से आगे जा चुका है। अमेरिकी संस्थानों में चीन के लोग घुसे पड़े हैं, वहाँ हर जगह पे इतने स्टूडेंट इन्होंने भर रखे हैं, और उन स्टूडेंट्स में जासूस हैं कई, जो वहाँ की इंफॉर्मेशन और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए कहीं शोध चल रहा है, उसका इंफॉर्मेशन सब कुछ किस विषय पे चल रहा है, इसका क्या आगे जाके कहाँ पे इसकी यूटिलिटी है, सारा चीज़ पास ऑन करते थे। बीच में भी एक्सपेल भी किया है ढेर सारे लोगों को अमेरिका ने। तो रियल थ्रेट जब तुम्हारा चीन है तो तुम रूस पे क्यों मतलब, और वो भी तुम ढंग से नहीं कर रहे हो। इन लोगों ने चढ़ा दिया ज़ेलेंस्की को कि नहीं ज़ेलेंस्की तुम आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कूद पड़ा होता है, ऐसे भी कॉमेडियन है, उसकी क्या समझ है, और वो ईगो पे लेके कूद पड़ा है, और उसकी सहायता में कभी हेलमेट भेज रहे हैं, कभी $200 मिलियन दे रहे हैं, कभी $300 मिलियन दे रहे हैं, और उसको एक तरह से अकेला इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि रूस ने सीधा कह दिया कि अगर सेनाएं उतारोगे तो हमारे खिलाफ युद्ध है, और पीछे से भाग गए। करेंगे ये तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, और हम करेंगे, और बहुत ही डिसाइसिव तरीके से करेंगे। अब एक बात और है चीन में, कि चीन में नेतृत्व की संभावना भी इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। जब तक ये आदमी है तब तक जिनपिंग तो रखता है कि ही इज़ हियर टू स्टे। तो ऐसे समय में वेस्ट को जब चाइना के ऊपर करना चाहिए
और जो कि एक तरह से ट्रंप के समय में हो भी रहा था। ट्रंप ने चीन को एक तरह से आइसोलेट करना शुरू किया था। चाहे वावे का एग्जीक्यूटिव था, उसको कनाडा में पकड़ लिया गया था। उसके बाद इनकी 5G की जो टेक्नोलॉजी है, मॉडेम्स हैं और इस तरह की चीज़ें, उनको हटा दिया, ट्रेड करना बंद करवा दिया। कोई भी चीन की संस्था है वो गूगल का या अमेरिकी जो भी टेक कंपनियां हैं उनके सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से आइसोलेशन का प्रोसेस जो है ट्रंप ने शुरू किया था। लेकिन जो बाइडन, जिनके बेटे के साथ कुछ है लफड़ा चीन में, तो इस कारण से वो एक तरह से इजी होने लगा चीन के साथ। तो जहां करना चाहिए था वहां नहीं कर रहा है, और जहां कर रहा है वहां नहीं करना चाहिए एक तरह से। तो इन सब के बीच भारत की अखंडता पर, स्वायत्तता पर, उसकी संप्रभुता पर सीधे तौर पे ये हमले इनके जारी हैं। और जब ये लोग कहते हैं कि चीन हमला करेगा तो तुम्हें रूस बचाने नहीं आएगा, भाई रूस का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमें बचाया है जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। तो और तुमने क्या किया था? ये जो अमेरिकी डिप्टी NSA और भारतीय मूल का है दुर्भाग्य, ये देखिए, ये लोग यहाँ से जाते हैं फिर क्या क्या करने लगते हैं। खैर वो एक अलग ही विषय है। वो आके इस तरह के धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करके गया था। तुम अपना इतिहास तो देखो, 1971 में रिचर्ड निक्सन क्या कर रहा था? कौन सी उसने साइड नेवी के 7th फ्लीट को और 74th टास्क फोर्स को क्यों भेजा था? अगर रूस उस वक्त अपने सबमरीन्स नहीं भेजता तो ये जो 71 का युद्ध है उसकी स्थिति कुछ और होती। तुम हमारे प्रधानमंत्री साहिबा को उसको बिच कह के मतलब संबोधित कर रहे थे। तुम्हारा तो पूरा इतिहास है और अभी भी तुम ज्ञान दे रहे हो कि तुम हमें बचाओगे। तुम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है बेचते हो। तुम हमारे लिए तो तुम चीन जितने ही खतरनाक हो, ऐतिहासिक रूप से, वर्तमान रूप से अभी भी F-16 देते हो। भले उनको चलाना नहीं आता है, हमारा मिग उनको पेल के आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन दे तो रहे हो ना। तो तुम ये क्या ज्ञान दे रहे हो? हेनरी किसिंजर ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि अमेरिका से दुश्मनी तो ठीक है कि है, वो गलत है, लेकिन अगर दोस्त अमेरिका का वो तो फेटल है, मारे जाओगे। तो वही है कि हम तुमसे दोस्ती क्यों करें जब तुम्हारी सरकार तुम्हारे यहाँ की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चला रही है और तुम हमें बोल रहे हो, ज्ञान दे रहे हो कि नहीं तुम्हें रूस से जो है हथियारों की डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। हम खत्म कर लेंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं, हमसे खरीदिए। जो ज़ेलेंस्की के साथ हो रहा है। तुम्हारा कंसर्न हमारी सुरक्षा या तुम्हारा कोई भारत अमेरिका दोस्ती नहीं है। तुम्हारा कंसर्न है कि कैसे हम मिलिट्री इक्विपमेंट तुमको बेच लें, जो कि पूरा ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ का जो बहुत बड़ा से रखता है, इनफैक्ट रेजिम चेंजेस तक करवा देता है अपने ही देश में, जो पूरी दुनिया में हर जगह पे अमेरिकी इक्विपमेंट्स जो है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व का ग्लोबल मार्केट शेयर जो है अमेरिका 37% है आर्म्स एक्सपोर्ट में, आर्म्स वेपन्स और इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट में 37% सिर्फ एक देश का है। तो ये क्यों नहीं कहेगा कि तुम रूस से डिपेंडेंस खत्म करो? उसका कंसर्न ये नहीं है कि हमारे संबंध सुधरे, नहीं, हम तुम्हें अपना सामान बेचेंगे, तुम दूसरे से क्यों ले रहे हो? इन सब को देखते हुए अब जो है भारत ने सीधे तौर पे, एस जयशंकर ने भी कहा और निर्मला सीतारमन ने, एस जयशंकर ने तो ब्रिटेन की कोई MP थी, वो ज्ञान दे रहे थे वहीं पे कि भारत को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सीधा कहा कि यूरोप पहले अपना दोगलापन जो है ना वो खत्म करे, कि प्री वार टाइम में जितना तुम एनर्जी ले रहे थे, जितना तेल और गैस खरीद रहे थे रूस से, वार टाइम में और पोस्ट वार टाइम में भी तुम्हारा उतना ही रहेगा, ये हम श्योर है। और तुम्हें सैंक्शन लगाना था, पूरा पे लगाते नहीं। वहाँ तुम्हारी चीज़ों की पूर्ति हो रही, वो तुम्हारे एक तरह से हितों में है, तुम्हारे राष्ट्र के हित में है। तो तुम बोले कि नहीं, हम स्विफ्ट का सिस्टम जो है उस पर लॉक लगा देंगे, आर्थिक रूप से कर देंगे, डॉलर के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, हम तमाम करेंगे, लेकिन तेल हम उससे खरीदते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। तुम अपना खरीदते रहो, लेकिन भारत कह रहा है कि हम भी खरीदेंगे, तब तुम्हें समस्या हो जाती है। तो सीधे उनके दोगलेपन को तो एस जयशंकर जी ने बड़े ही आराम से बताया। और भारत का क्या 2-3% लेता था, और अब रूबल व्यापार जो है वो क्या है,
उसके ज़रिए कैसे करेगा। आपको अगर ध्यान होगा कि ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे तो भारत जो है ईरान से भी तेल लेता था, तो उस समय क्या है कि भारत ने अब बाईपास करना, आप डॉलर उसको दे नहीं सकते हैं, तो भारत ने क्या कहा था कि हम तुम्हें बासमती चावल देंगे और तुम हमें उसी वैल्यू का तेल दे दो। तो ये एक था बार्टर सिस्टम टाइप का चीज़ था कि तुम जितने का सामान दोगे हम उतने का सामान। रूपी रूबल में क्या है कि आप भारत वाले लोग मान लीजिए कि $1 बिलियन है, ठीक, उतने के वैल्यू का अकाउंट एक खोल देंगे वहाँ पे रूस में, और रूस वाले भारत में रुपये में उतने वैल्यू का अकाउंट यहाँ के किसी बैंक में खोलेंगे। दोनों में रिजर्व में उतना पैसा रखा हुआ रहेगा और ये दोनों के लिए म्यूचुअली अग्रीड होगा कि रुपये का वैल्यू और रूबल का वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 रुपया में कितना रूबल या 1 रूबल में कितना रुपया। और इसको आप कैसे, अब दोनों में सहमति होनी चाहिए। और इस दोनों का ऐसा थोड़ा है कि हम कह देंगे कि नहीं 20 रुपया में 20 रूबल होगा या 20 में 25 रूबल होगा, इस तरह नहीं। आपको एक और कुछ चाहिए जो एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो डॉलर के हिसाब दोनों का रेट जो होगा उस पे कि $1 मान लीजिए 70 रुपया और इधर 75 रूबल है, तो उस तरह से हमें एक चाहिए होगा कि हम इसके हिसाब से करेंगे। अब आपको तेल चाहिए तो आप डिमांड रेज कर दीजिए, तो उस तेल कंपनी को, जो रूस की कंपनी है या रशियन गवर्नमेंट की है या प्राइवेट ऑनर्स की है, तो वहाँ पे इसके अकाउंट से उतना पैसा उनको चला जाएगा, वो तेल रिलीज कर देगा। इनको यहाँ पे कुछ चाहिए तो यहाँ से भारत जो है वो सामान उनको भेज देगा और यहाँ उनके अकाउंट में रुपये के वैल्यू में है। तो इसमें डॉलर की सुप्रीमेसी जो एक तरह से थी वो अब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितना इन्होंने सैंक्शंस लगाए वो स्विफ्ट सिस्टम पे है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से ही पूरा इंटरनेशनल एक्सचेंज चलता है। और दूसरा है कि लगभग सारे ट्रेड, जितने भी बड़े ट्रेड होते हैं, डॉलर के थ्रू होते हैं, क्योंकि डॉलर एक डी फैक्टो इंटरनेशनल करेंसी हो गई है नहीं, लेकिन लगभग 60% ट्रेड जो होता है डॉलर में होता है, उसके बाद का 25 से 30% यूरो और येन में होता है। तो सिर्फ 2 से 3 करेंसी का पूरे इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रभुत्व है, उसमें न रुपये है न रूबल है। अब क्या है कि जब इस तरह का ट्रेड होने लगा, जब इस तरह की बातें चलने लगी, तो अमेरिका से लोग आने लगे भारत में ज्ञान देने के लिए, भारत वालों को कहा आप ऐसे मत कीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप एक बात और समझिए, यहाँ पे एक पेट्रो डॉलर वाला मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो क्या था और ये डॉलर इसमें कहाँ से आता है। इन सब में एक व्यवस्था होती है, जैसे हम तेल खरीदने गए सऊदी से, तो उनका जो है करेंसी, अब हम उनको मान लीजिए रियाल इनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा ना फिर धीरे धीरे। हमारे पास रियाल हो सकता है, उन्होंने कुछ बेचा होगा या हमारे पास रियाल का रिजर्व होगा, तो हम रियाल में पे कर देंगे। तो अमेरिका ने इन सब के साथ क्या किया, बोला कि तुम तेल अपना डॉलर में बेचा करो, जो भी आए बोलो कि हम रियाल वाल नहीं लेंगे, हम कोई करेंसी, हम डॉलर लेंगे। अब उससे क्या हुआ कि डॉलर अपने आप में एक कमोडिटी बन गई। मतलब मान लीजिए कि वो बोलते कि सोने में खरीदो, तुम सोने में पेमेंट लिया करो और सोना सब मेरे पास है, तो मैं जितना मैन्युफैक्चर करूंगा डिमांड बढ़ेगा तो मेरा सोना बिक रहा है। उसी तरह डॉलर करेंसी नहीं कमोडिटी की भी तरह यूज होने लगा कि हर देश अपना सॉवरेन रिजर्व जो होता है वो डॉलर में रखने लगा। हम लोग भी कहते हैं ना कि भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन पे पहुंच चुका है। तो डॉलर में क्यों है? अधिकतर राष्ट्र जो है डॉलर में ही रिजर्व रखते हैं, क्योंकि डॉलर एक तरह से एक ऐसी करेंसी है जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो इस कारण से अब क्या है कि अगर भारत एक बार शुरू कर देता है रुपये रूबल ट्रेड, तो ये तो चलता रहेगा, फिर बीच में डॉलर को नहीं लाएंगे, तो उनका जो प्रभुत्व है डॉलर का वो धीरे धीरे संकुचित होने लगेगा। दूसरी बात, चीन ने 2020 या 16 में एक बार IMF को बोला है कि ये कब तक आप लोग इंटरनेशनल कोई करेंसी क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं, आप एक ऐसी करेंसी जो स्टेबल हो, जो सारे विश्व के देश माने। जब आप संस्था बनाते हैं इंटरनेशनल, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सब कुछ है, तो करेंसी भी इंटरनेशनल क्यों नहीं, हम डॉलर पे क्यों डिपेंड रहे हैं।
जो कि जब चाहता है एक क्राइसिस क्रिएट कर देता है, डॉलर की डिमांड मतलब सप्लाई पे एक तरह से प्रेशर बनाता है, तो सप्लाई कम होता है, फिर उधर जो जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये स्थिति क्यों आती है? तो चीन लगा हुआ है इसके पीछे, चीन अपनी करेंसी को पुश करना चाह रहा है। तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं डॉलर वाले जो है वो थोड़े चिंतित नज़र आते हैं। जब इस तरह की चिंता होगी इसलिए वो लगातार लोगों को भेज रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, वो तो ईगो का बैटल है, वो अलग है। मेन सिस्टम ये है कि उनका डॉलर का जो तंत्र है वो एक तरह से अब धीरे धीरे उनके हाथ से फिजल आउट होता जा रहा है। उनका प्रभाव क्षेत्र चाहे चीन के कारण हो या रूस के कारण हो, वो धीरे 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 करके डिप्लीट होगा, वो कम होगा, और इसके लिए वो ज़्यादा बिलबिलाए हुए नज़र आते हैं। अब चीन पे फिर मैं एक बार ध्यान ले जाना चाहूँगा, और ये भारत के संदर्भ में है कि जब रूस जैसे देश पे सैंक्शंस लगते हैं कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से आपको निकाल दिया गया, आप पेमेंट लोगे कैसे, आपका पूरा व्यापार ही बंद हो गया, आपके जितने मास्टर कार्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, वीज़ा के ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो क्रेडिट कार्ड का होता है, अगर वो आपके देश से बाहर सर्वर्स पे प्रोसेस हो रहा है और वो अचानक से बंद कर दिया, तो आपका पूरा अर्थव्यवस्था क्रम्बल हो जाएगा। आपके लोग शॉप नहीं कर पाएंगे, उनके अकाउंट में पैसा है वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अपना अर्थतंत्र विकसित करना होता है, जैसे चीन ने किया। चीन के पास अपना प्रोसेसिंग है, वो मास्टर कार्ड या वीज़ा पे रिलायंट नहीं है। चीन की अपनी करेंसी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लगातार ऐसे ऐसे उपक्रम किए हैं बीच बीच में अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना, अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए हैं। और वो जो है अपना पूरा का पूरा ऑनलाइन एक्सचेंज का एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो उस पर अगर यूएस सैंक्शंस करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके पास हर चीज़ इंडिजिनस है, स्वदेशी है। भारत में भी अर्थतंत्र को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये हमें आज समझ में नहीं आएगा, ये आपको 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा, जब भारत वैसी स्थिति में होगा जब यूएस कुछ डिक्टेट करना चाहेगा और वो कर नहीं पाएगा। पहला है हर एक आदमी को बैंकिंग सिस्टम जोड़ो, जनधन रिमार्केबल योजना थी। दूसरा था रुपे कार्ड, जैसे मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा होता है आपके क्रेडिट कार्ड पे, तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक टू बैंक या बैंक टू मर्चेंट, तो वो बीच में एक जगह से होके जाता है। बीच में एक है जो थोड़ा कमीशन इधर से भी लेता है, थोड़ा उससे भी लेता है पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। वो प्रोसेसिंग जो है वो वीज़ा और मास्टर कार्ड की पूरे दुनिया में डुओपोली थी, मतलब यही दो लोग, यही दो संस्थाएं करती थी। अब क्या हुआ कि मोदी जी ने रुपए का मैकेनिज्म शुरू किया, और रुपए जो है मर्चेंट फ़ी नहीं लेता या बैंक से फ़ी नहीं लेता, वो कोई उस पर फीस नहीं होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग उधर स्विच करने लगे। 53% अब ट्रांजैक्शन भारत के अंदर रुपए कार्ड से हो रहा है, और ये बहुत कम समय में बढ़ा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको पुश किया लगातार कि लोग जो है रुपए कार्ड का प्रयोग करें। आप भी अपने बैंक को फ़ोन करके बोलिए हमें रुपए कार्ड चाहिए, सिर्फ वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं, एक रुपए कार्ड रखिए, और जहाँ भी एक्सेप्टेड है, और धीरे धीरे पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड होगा ये। उसके साथ ही यूपीआई जो भारत से निकलकर नेपाल में यूज में आ रहा है, भूटान में यूज में आ रहा है, यूएई ने बोला है कि हम यूज करेंगे। इसी तरह ये यूपीआई का सिस्टम भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो इंडिया बेस्ड है। तो इससे भी आगे ऐसी समस्या अगर जब थ्रेटन करेंगे, मान लीजिए कि अभी यूएस कहे कि तुम हमारे साथ नहीं हो तो हम जो तुम पे भी सैंक्शन जो है लगाएंगे, लगाने का ये लोग लगा देते। अगर भारत के साथ इनका 112.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का मतलब भारत इतना बड़ा इनका मार्केट नहीं होता तो ये लगा चुके होते। लेकिन ये जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की वैश्विक बाजार में किस तरह से एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर है उनका भारत का, इसलिए वो चाहकर भी सिर्फ बड़बड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब जो बात होती है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर पे ये लोग बार बार कहते हैं, अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आवश्यकता है जो एक तरह से फेयर रहे, छोटे से छोटे राष्ट्रों के लिए, बड़े से बड़े राष्ट्रों के लिए। ये किसी एक राष्ट्र का मोनोपोली ना हो,
ये मतलब पोलराइज्ड वर्ल्ड नहीं हो, वन पोल या टू पोल की अमेरिका है एक वैश्विक शक्ति, एक है जो रूस है, एक चीन है, इस तरह का नहीं। इसमें वास्तव में छोटे राष्ट्रों की स्वायत्तता पे, संप्रभुता पे हमले ना हो, वो ज्ञान न दे, उनके भी हितों को देखा जाए और किसी एक कंट्री के कोई कॉम्प्लेक्स के कारण, कोई उद्योग के कारण जो अपने हथियार बेचने के चक्कर में छोटे छोटे देशों को रौंदते चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। इसीलिए नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग इसी तरह से अपने मन की चीज़ें करते रहेंगे, लोगों पर हमला बोलते रहेंगे, राष्ट्रों को तबाह करते रहेंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। ऐसे समय में भारत एक नए नेता की तरह से उभरा है। कल भी जो यहाँ पे आए हुए हैं रूस के विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा कि अगर भारत मीडिएट करना चाहता है तो हम उसके लिए राजी हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है विश्व की तरफ से। भारत को वो कैसे देखते हैं? भारत को वो अब एक डिसीजन मेकर के रूप में देखते हैं और भारत को वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखते हैं जो सेंसिबल है। कुछ वैश्विक शक्तियां या विश्व के नेता देश जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं बाकी देशों के लिए, जैसे कि अमेरिका है कि वो मनमानी करने लगता है, लेकिन भारत कभी भी एग्रेसर रहा ही नहीं। भारत को अपने राष्ट्र के हिस्से गंवाने पर है अपनी नीतियों के कारण। तो भारत अगर विश्व में नेतृत्व की क्षमता में आता है, उस स्टेज पे पहुंचता है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह अवश्य ही कमेंट में बताएं। बहुत बहुत आभार। 100 बात की एक बात, काका बाइडेन एंड चाचा बोजो, माइंड योर ओन बिजनेस। जय श्री राम, वंदे मातरम।